गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वही हमारे इतिहास की समझ को, इतिहास की जो संरचना है उसको निर्धारित करने में हमारी मदद करती है। लेकिन उसके पहले ये जानने की आवश्यकता है कि इतिहास के बारे में हमारी समझ क्या है और यूरोपियंस की समझ क्या है। इसलिए कि यूरोपियंस का ये आरोप रहा है हमेशा भारतीयों पर कि भारत के लोग इतिहास लिखना नहीं जानते थे, उनको इतिहास की समझ नहीं थी। इंडियंस डोंट हैव ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, उनको हिस्ट्री की सेंस नहीं थी। वो अपने हिसाब से ये मानते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी जो सोच हो वही सोच हमारी भी हो। इतिहास के बारे में इतिहास की सोच उनकी अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है। यूरोपियंस के हिसाब से इतिहास ये है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट लिखे जाएं जिसमें कार्य कारण संबंध हो, वो उसको इतिहास मानते हैं। लेकिन भारतीयों की समझ ऐसी नहीं थी। हमारी समझ ये थी कि हर वो चीज, हर वो शिक्षा, जन शिक्षा जो लोगों के मोरल वैल्यूज को बढ़ाता है, उसकी एथिक्स को बढ़ाता है, उनको जीने की राह दिखाता है, वो इतिहास है। महाभारत में ये कहा भी गया है, इसका उल्लेख है कि जिस शिक्षा से अर्थ, धर्म, ज्ञान, अर्थ, धर्म, काम इनके बारे में जानकारी मिले, जो मोक्ष के बारे में जानकारी दे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की शिक्षा दे, अर्थात पुरुषार्थ के जो 4 अंग हैं उनकी जो शिक्षा दे, वो इतिहास है। तो हमारी इतिहास की समझ अलग थी और हमारे जो स्कॉलर्स थे प्राचीन काल के, जो भी मनीषी थे, वो इस हिसाब से इतिहास लिखते थे। उनके लिए राजा की जय विजय की चर्चा करना, उनके बारे में लिखना, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। इसीलिए पंचतंत्र जैसी बातें कहाँ बताई गई हमारे यहाँ के लोगों के मोरल वैल्यूज का विकास हो। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो इतिहास की समझ है या इतिहास जो लेखन है वो राजनीतिक कम सांस्कृतिक ज़्यादा है। हम कल्चरल हिस्ट्री को लिखे हैं, ना कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को। हालांकि युआन चुआंग कहता भी है कि राजकीय जो अधिकारी थे उनको लिखने का आदेश था, वो लिखते थे, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कुछ नहीं लिखते थे। इसलिए हमारी इतिहास की समझ थी, यूरोपियन की इतिहास की समझ अलग थी। और हम यूरोपियन का जो ये आरोप है हमारे ऊपर कि हम इतिहास लिखना नहीं जानते, इतिहास की समझ हमारी नहीं है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब अगर हम प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बात करें तो प्राचीन काल के इतिहास को भी हम 3 वर्गों में बांट कर देखते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री अर्थात प्राग इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री आद्य इतिहास और हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में अंतर क्या है? प्रोटो हिस्ट्री हम नॉर्मली सामान्यतः उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड का इतिहास जानने के लिए हमारे पास कोई रिटन मटेरियल नहीं है, रिटन सोर्स नहीं है, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री हम उस पीरियड को कहते हैं जिसका इतिहास जानने के लिए हमारे पास रिटन मटेरियल तो है, लेकिन जिस स्क्रिप्ट में, जिस भाषा में वो लिखी गई है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अगर भविष्य में कभी हम उसको पढ़ लें तो हो सकता है कि एक नई तस्वीर हमारे सामने आए, लेकिन अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसे पीरियड को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसी पीरियड में आता है, इसलिए उस पीरियड की जो लिपि है उसको भी हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। और इतिहास, हिस्ट्री, हम उस पीरियड को कहते हैं जिसका रिटन मटेरियल, रिटन सोर्स हमारे पास है, हम उसको पढ़ भी लिए हैं, समझ भी लिए हैं। और जो पहला रिटन सोर्स के रूप में, ऐतिहासिक रूप में, इतिहास के एक स्रोत के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोक के अभिलेख हैं, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने उद्घाटित किया था, डेसिफर किया था, जो 3rd सेंचुरी BC की है। तो ये माना गया कि उस लिपि के, ब्रह्मी लिपि में लिखी गई है, कुछ खरोष्टी लिपि में भी है, तो माना यह गया कि उस लिपि के विकास में बहुत सैकड़ों साल लगे होंगे।
तो 6th सेंचुरी BC के आसपास से उस लिपि का विकास होना शुरू हुआ होगा, जो अशोकन पीरियड तक आकर एक मैच्योर स्टेज में आ गया। दूसरी बात, 6th सेंचुरी BC को एक इसलिए मार्क किया जाता है इतिहास की शुरुआत के लिए कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन की ऐतिहासिकता पर हमको कोई संदेह नहीं है, इसलिए 6th सेंचुरी BC से हम इतिहास की शुरुआत मानते हैं। तो ये 3 वर्ग में बांटकर हम इसको देखते हैं। अब जहाँ तक स्रोतों की बात है, तो प्राचीन काल के इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं उनको भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और तीसरा जो विदेशियों के वृत्तांत हैं, ट्रैवलॉग्स हैं। इस 3 कैटेगरी में हम बांटकर देखते हैं। अब अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें सबसे पहले, तो साहित्यिक स्रोत को भी हम फिर अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। नॉर्मली 2 कैटेगरी में पहले बांटते हैं, एक जो रिलीजियस लिटरेचर हैं और दूसरा नॉन रिलीजियस लिटरेचर। हिंदी में अगर कहें तो धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य या अधार्मिक साहित्य भी हम उसको कह सकते हैं। और इसमें भी अगर हम सबसे पहले रिलीजियस सोर्सेस की चर्चा करें तो उस रिलीजियस सोर्स को भी हम 3 कैटेगरी में बांट कर देखेंगे। एक ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट हैं वो उनको अलग कैटेगरी में, फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है वो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनको सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना गया, जिनसे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो आर्यंस थे उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जो सबसे द ओल्डेस्ट वेदा है, वो ऋग्वेद जिसको नॉर्मली बुक ऑफ प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना ग्रंथ कहते हैं, वो 1028 उसमें हाइम्स हैं, जिनमें से माना ये गया कि कुछ हाइम्स जो हैं वो बालिखिल ट्रेडिशन के हैं और साकल ट्रेडिशन के, मतलब इन दोनों ट्रेडिशन को मिलाकर इसको लिखा गया है। और ये 10 चैप्टर में बटा हुआ है, जिसको उस समय मंडल कहा जाता था। अभी की परिस्थिति में अगर हम समझने के लिए देखें उसको, तो चैप्टर्स के रूप में हम उसको देख सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 10 सबसे लास्ट में जोड़ा गया, और चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक जो है वो उसको हम फैमिली बुक मानते हैं। इसलिए फैमिली बुक इसको कहा जाता है, फैमिली टेक्स्ट कहा जाता है कि उसको एक ही परिवार के द्वारा उसकी रचना की गई है। ये भी माना गया कुछ लोगों के द्वारा कि जो अथर्ववेद है वो पहले वेद में उसकी चर्चा गणना नहीं होती, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अथर्ववेद में जो बातें कही गई है उनमें से कुछ बातें ऋग्वेद की या तो कंटेम्प्रेरी है या पूर्व काल की है। या ऐसा भी लोगों का मानना है। ऋग्वेद में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 191 हाइम्स हैं, और वो हाइम्स जो हैं वो नॉर्मली उसमें से मैक्सिमम हाइम्स हैं वो एक ही परिवार के जो सेजेस थे, संत थे, महात्मा, उनके द्वारा लिखी गई है। उसको 15 भागों में, 15 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट मंडल को में 191 हाइम्स हैं और उनको 15 पार्ट में बांटा गया है, जो माना ये गया कि एक ही परिवार के जो सेजेस थे, संत थे, उनके द्वारा उसकी रचना की गई है। मंडल 2 चैप्टर 2 में 113 हाइम्स हैं, जो गृत्समर्थ नाम के एक गृत्समर्थ भार्गव नाम के उनकी फैमिली थी, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें से 60 आउट ऑफ 62 ये विश्वामित्र कौशिकी फैमिली के द्वारा लिखी गई है, और जो 2 बच जाते हैं 36 और 62 वो घोर और जमदग्नि के द्वारा लिखी मानी जाती है।
तो ये जो नाम है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए आवश्यक है। चैप्टर 4 में 55 आउट ऑफ 58 ये वामदेव अंगिरास फैमिली के द्वारा लिखी गई, और बाकी के जो 3 बच जाते हैं वो 3 राजा उस समय थे, त्रसदस्यु, अजमीढ़ और पुरुमीठ, उनके द्वारा उसकी रचना की गई है। तो ये चैप्टर 4 की बातें हैं। चैप्टर 5 में 87 जो हाइम्स हैं वो मोस्टली रिटन बाय द अत्री फैमिली, और चैप्टर 6 में 75 रिटन बाय द भारद्वाज फैमिली होती थी। तो ये भारद्वाज फैमिली जो है वो चैप्टर 5 के 75 जो हाइम्स हैं उनकी रचना करते हैं। चैप्टर 7 में जो हाइम्स हैं 104, ये हाइम्स भी एक ही फैमिली के द्वारा लिखे गए हैं, और उसी तरह से चैप्टर 8 में 58 हाइम्स हैं, वो भी एक ही फैमिली के द्वारा लिखे गए हैं। चैप्टर 7 का जो हाइम्स है 104 वो वशिष्ठ के द्वारा, वशिष्ठ की फैमिली के द्वारा लिखे गए हैं। उसी तरह से चैप्टर 8 में 56 हाइम्स जो हैं वो कर्ण फैमिली के द्वारा लिखे गए हैं, 26 अंगिरास के द्वारा लिखे गए हैं, और 21 सम अदर्स राइटर रोट दैट, वो कोई दूसरे लेखक उसको लिखे हैं। चैप्टर 9 एक्सक्लूसिवली रिलेटेड विद द गॉड सोम, वो गॉड सोम से जुड़ा हुआ है, और चैप्टर 10 में भी 191 हाइम्स हैं, और पुरुष सूक्त की चर्चा इसी में है, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के बेली से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन इसमें किया गया है, और ये जो इस पर हम अलग से विशेष चर्चा करेंगे। बस इतना ये बता दें कि ये जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई, ये उत्पत्ति जो है वो जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। एक ही फैमिली में अगर 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्र अलग अलग वर्ण को अपने कर्मों के हिसाब से अपना सकते थे। तो ये 10th मंडल जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को लेकर कि उसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में की गई। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये बहुत बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद में। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी उस समय ये इस पाठ को नहीं था, इसको बाद में उसमें जोड़ा गया है। तो ये ऋग्वेद के बारे में चर्चा है। फिर अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में माना गया कि सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, और सामवेद के जो मैक्सिमम हाइम्स हैं वो ऋग्वेद के 8 और 9th मंडल से लिए गए हैं। चौथुंग संहिता, रामायणीय संहिता और जैमिनीय संहिता, ये 3 पार्ट में उसको बांट कर देखा जाता है। लेकिन उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है वो सामवेद से मानी जाती है। तो वो दूसरा वेद है। तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद को अभी हम 4 पार्ट में बांट कर देखते हैं, और यजुर्वेद से हमको मुख्य रूप से जो उस समय के सैक्रिफाइसेस होते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, वो मैजिको रिचुअल कल्ट्स के बारे में हमको उससे जानकारी मिलती है। हालांकि अथर्ववेद को पहले वेद में नहीं माना जाता था, पहले वेदत्रयी शब्द था, मतलब 3 वेद। बाद में अथर्ववेद को वेद में शामिल कर लिया गया तो चतुर्वेदा का टर्म आया। अथर्ववेद तक ये भी माना जाने लगा कि आर्यंस और नॉन आर्यंस में एक एसिमिलेशन हुआ, और उसके बाद अथर्ववेद की बहुत सारी बातें जो है जो नॉन आर्यन पहले मानी जाती थी उनको आर्यंस ने अपने साथ एसोसिएट कर लिया। तो ये 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों से हमको आर्यंस के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, फिर उनका जो भौगोलिक विस्तार है, उसमें जो नदियों की चर्चा है, उसमें जो कुछ जैसे हिमवंत शब्द मिला है,
तो जो कुछ पहाड़ों की चर्चा है उससे हम उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में जान सकते हैं। बाद में ऐसा मान लिया गया कि ये जो वेद हैं वो सेक्रेड हो गए, अब उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से या धार्मिक सोच के हिसाब से विचार बदलते रहे हैं और मनुष्य अलग अलग चीज़ों को लिखता रहा है। तो फिर ब्राह्मण टेक्स्ट का कंसेप्ट आया और प्रत्येक जो वेद हैं उनके लिए अलग अलग ब्राह्मण लिखे गए और माना ये जाता है कि ब्राह्मणाज आर द अर्लीस्ट प्रोज वर्क वो गद्य में लिखे गए हैं। तो हर वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण लिखे गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसी तरह से सामवेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, यजुर्वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अथर्ववेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। सामवेद के लिए शतपथ, यजुर्वेद छांदोग्य और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अलग अलग पृष्ठ भी होते थे, जैसे ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं या ऋग्वेद से जुड़ा जो उसके लिए होत्री, सामवेद के लिए उद्गात्री, फिर यजुर के लिए अर्धवायु, ये अलग अलग पृष्ठ भी थे जो इनसे एसोसिएटेड थे। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई जो प्रोज वर्क है, और वो भी उस समय के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। बाद में ब्राह्मण ग्रंथ को भी सेक्रेड मान लिया गया और फिर अरण्यक का कंसेप्ट आया। नॉर्मली ये माना गया कि जो जंगल में रहते थे महात्मा संत, उन्होंने इसको लिखा है, इसलिए इसे अरण्यक कहा गया। अरण्यक जो है वो माना गया कि फर्स्ट फिलोसफिकल बुक है एंशिएंट इंडिया की, जिसमें कुछ फिलॉसफी की बातें की गई, पर ब्रह्म वगैरह की बात की गई अरण्यक में। और अरण्यक के बाद जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में माना जाता है वो उपनिषद, जिसको माना यह गया कि 108 उपनिषद थे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 18 उपनिषद उपलब्ध हैं। और ये उपनिषद जो है वो पहली बार उपनिषद में नॉन वायलेंस की बात की गई, परमात्मा आत्मा की बात की गई, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीव क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। और ये पहला एक फिलॉसफिकल टेक्स्ट है। और बाद में भी इसको बहुत सारे लोगों ने उपनिषद के आधार पर बहुत सारी बातें की है। और उपनिषद को वेदांत भी कहा गया, इससे वेदांत भी कहा जाता है, इसलिए कि माना यह गया कि वेदों का अंत या वैदिक लिटरेचर का अंत उपनिषद से होता है। ब्राह्मणिकल में कुछ सूत्राज का भी, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र जो हैं उसको भी हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर में, ब्राह्मणिकल ग्रंथ में मानते हैं, और उसको भी एक सोर्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुराण हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, उससे भी हम उस पीरियड के बारे में जानते हैं। जैसे महाभारत की बात करें अगर हम, तो महाभारत में जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे, उन आर्यों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत का अगर हम वर्णन अच्छे से उसका अध्ययन करें तो उत्तर वैदिक काल के आर्यों के बारे में हम उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार कुछ पुराणों पर अगर हम बात करें तो पुराण में भी हमको 6th सेंचुरी BC के पहले के जो राजवंश थे उनके राजाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मौर्यन के बारे में अगर हम बात करें तो मौर्य पीरियड के पहले 3 और अंतिम राजा का जो नाम है वो हमको पुराण से प्राप्त होता है। हालांकि क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम पुराणों में है या जो भी लिटरेचर हमारे यहाँ उसमें है, लेकिन पुराण भी हमारे लिए एक साहित्यिक स्रोत के रूप में, इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसका अगर हम केयरफुली विश्लेषण करें तो बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिल जाती है। तो ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर हैं जिससे कि हम इतिहास के बारे में एक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में आता है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो
भारत के सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के बारे में तो बताता ही है, बौद्ध धर्म के बारे में हमको बहुत सारी जानकारियाँ देती है। जैसे त्रिपिटक, त्रिपिटक में जो 3 अंग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक में जो मोनास्ट्रीज में मॉन्क रहते थे और उनके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या अनुशासन है, डिसिप्लिन्स हैं, उनकी जानकारी मिलती है। और अभिधम्म पिटक जो है वो फिलॉसफिकल टेक्स्ट है, बुद्ध बौद्ध धर्म के जो फिलॉसफी है उसके बारे में हमको जानकारी उससे प्राप्त होती है। और उसी से हम उस समय की बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में भी जान सकते हैं। इसी तरह से दीपवंश और महावंश जो है उससे बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है। श्रीलंका के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनकी रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में की गई है। इसके अलावा दिव्यावदाना, अशोकावदाना जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उससे भी हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में भी अशोकावदाना से अशोक के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। फिर आर्य मंजूश्री मूल कल्प में भी हमारे पास उस समय के राजनीतिक इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त राजाओं के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो भी प्राचीन काल के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका अगर अच्छे से विश्लेषण करें तो हमको उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है। जैन साहित्य भी हमारी मदद करते हैं, उससे भी हमारे को जानकारी मिलती है। जैसे अचलांग सूत्र से जो जैन भिक्षु थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर भद्रबाहु चरित से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर महावीर के बारे में भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिससे हमको महावीर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे भगवती सूत्र से महावीर के जीवन के बारे में, फिर नया धम्म कहा से हमको उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं ये भारत के इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन इन साहित्यिक स्रोतों, या तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत हों या बाद में जो धर्मेतर साहित्यिक स्रोत हैं, उनके बारे में उनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे जब हम अगले वीडियो में आपको धर्मेतर साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो धर्मेतर साहित्य का स्रोत के रूप में चर्चा करेंगे, तो उस पर हम आगे बताएंगे कि जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनके लिमिटेशंस क्या हैं और उनको हम अगर उपयोग करते हैं तो उसको किस तरह से उपयोग करें, कि उसको किस तरह से उसका विश्लेषण करें, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप इसे देखें, लोगों को सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।